Hi everyone, good evening and welcome to an Academy live NTA UGC Net with AKS राजवीर। अगर आपके लिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, बाकी फिर इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और आई होप सो गाइस कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए, बिल्कुल सही समय है हमारी इस क्लास को स्टार्ट करने का, और कहें तो इस क्लास को प्रारंभ करने का। जो लोग भी मेरे साथ आ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग, और जो लोग नहीं आए हैं वो धीरे धीरे आएंगे मेरे साथ और ज्वाइन करेंगे मुझे लाइव इस सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा इस प्रीवियस ईयर पेपर को, यानी 2011 जून का जो पेपर था, पेपर नंबर 2, ये वाले पेपर जो गाइस ये वाला था, इस पेपर को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत ही अच्छे से गाइस इस क्लास को हम लोग देखेंगे, जो गाइस ये वाला बहुत ही अच्छे से इस पेपर को हम लोग देखेंगे, और आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाइएगा। और या गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम। तो चलिए, इसके पहले बिफोर गाइस हमारा ये पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो, तो इससे पहले ही मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन और अच्छी इंफॉर्मेशन गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मेरे बारे में, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है मैं जब क्लास लेता हूं। बाय द वे, हर फ्राइडे को मेरी क्लास मिलती है। आज एक क्लास मिलेगी, एक कल इसलिए मिलेगी बिकॉज पहले मैं जून के पेपर को आपके लिए सॉल्व कर दूं, देन लेटर ऑन December 2011। गाइज, माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन, माई नेम इज AKS राजवीर, अंकित कुमार साहू राजवीर, qualified UGC NET JRF exam 4 time and also qualified UP PGT and assistant professorship exam like UPHESC 2021. And on an academy platform, I'm a verified educator. You can watch my classes on YouTube as well as on Unacademy the learning app. If you want to watch my free classes on Unacademy the learning app, do not forget to install Unacademy app on your phone and then use code Rajveer Live to watch my free special classes on Unacademy, guys. My code is RAJVEERLIVE. This is my code, by the way. And by using this one code, you can unlock free special classes on Unacademy platform. And if you want subscription, so for subscription you can also use the same code. A wonderful information guys for you, and this is for all the UGC NET aspirants, those who are preparing for this particular exam. And the wonderful information is we are going to conduct a scholarship test on upcoming March 13 guys at 4 p.m. and the test is based on paper 1, and by scoring good marks in this particular test you can get exciting prizes and scholarship as well. Top rankers, they will get a laptop and 100% scholarship. Then rank 2nd to 5 they will get tablet, and rank 2nd to rank 15 they will get a gift voucher of 5,000 rupees, and then rank 16 till 50 they will get a gift voucher of 2,500 rupees and 25% scholarship, and rank 51 to rank 100 you will get 25% scholarship. For more information, we have already dropped the link on comment on description box, so you can check from there guys. Really, this is a wonderful scholarship program for all the students, those who wish to be the part of UGC NET preparation. Okay, now guys, let's get started with this particular session. The session is based on paper analysis guys. 2011 जून पेपर नंबर 2 ऑफ इंग्लिश। शुरू करें अब, सब लोग रेडी है ना? चलिए फिर आ जाइए और शुरू कर देते हैं इस सेशन को, क्योंकि एक अच्छा सेशन और एक बढ़िया सेशन, और अच्छे और बढ़िया सेशन की यही पहचान होती है। So guys, here is the very first question. This is yes, here is the very first question. Little Nell, yes, ये guys question है आपके लिए. Little Nell is a character in Dickens's.
जो लिटिल नेल नाम का कैरेक्टर है वो डिकेंस के चार्ल्स डिकेंस के किस वर्क में है? इज इट इन हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट और द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप? द राइट वन आंसर, एवरी वन ऑफ यू गाइज जल्दी से आंसर कीजिएगा फटाफट। यस, अनअकैडमी क्लास की आप किसी भी फ्री स्पेशल क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? यस, सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइज, लिटिल नेल आपको कहां पर मिलेगा कैरेक्टर, मिलेगी क्या इस कैरेक्टर? सो लिटिल नेल इज द नेम ऑफ अ गर्ल, और वो गर्ल कहां पर है आपके लिए? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। और आपको पता होना चाहिए गाइज कि आपके एग्जाम में बेस्ड ऑन चार्ल्स डिकेंस most of the time you will see questions like character guys, this one character appeared in which one work? XYZ, कोई भी character, it may be from Great Expectation, it may be from any other work, Hard Times, Oliver Twist or anyone else, एक कोई और भी guys question हो सकता है, मतलब work. Who among the following Indian writers in English has created an identifiable इमेजिन्ड लोकल? कौन है वो? मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, अनीता देसाई? प्लीज प्रैक्टिस विद दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स गाइज, यू विल रियली गेट वंडरफुल नॉलेज और आप एक अच्छे लेवल की और अच्छी तैयारी कर पाएंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। सो देन योर राइट आंसर प्लीज, करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? देखिए इसका जो राइट आंसर है, इज इट मुल्कराज आनंद? नो। राजा राव? नो। आर के नारायण? यस। अनीता देसाई? नो। सो द राइट वन आंसर फॉर द क्वेश्चन इज आर के नारायण, है ना? ही रोट अबाउट, यू नो गाइज, विच वन लोकल? सो ही रोट अबाउट मालगुडी, अगर आपको याद हो, मालगुडी, है ना? याद आया आपको? आई थिंक आपको याद आ गया होगा, करेक्ट? मालगुडी इज द प्लेस। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मलिस्ट क्रिटिक? हु अमंग द फॉलोइंग लाइक एलन टेट, नीथ ब्रुक, स्टैनली फिश, विलियम इम्पसन? हरी अप ऑल ऑफ यू, द राइट वन आंसर प्लीज। The right one answer of this one question. Who among the following is not a formalist critic? कौन इनमें से formalist critic नहीं है? So the right one answer guys इसके लिए कौन सा है? देखिए right one answer according to me अगर आप देखें, so the right one answer is Stanley Fish. Stanley Fish, not associated with new criticism, correct? Most of the students, yes, Jafar, Sonam, Jyoti, Sana, Raj, Siddhi, great. The correct answer is Stanley Fish. Stanley Fish, this is the right one answer, है ना? करेक्ट वाला आंसर कौन सा है? स्टैनली फिश है आपके लिए, बिल्कुल। सो देखिए अभी तक मैंने एक बार मैं और आपको फटाफट से, यस, ये 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कोई अभी ज्यादा नहीं करवाया। किसी ने पूछा ना कमेंट बॉक्स में कि नहीं कि सर आपने कितना करवा दिया है? ओके, सो देखिए हमने जो क्वेश्चंस करवाए हैं ये वाला था लिटिल नेल। सो लिटिल नेल, यू नो गाइस, इन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। क्वेश्चन नंबर 1, लिटिल नेल इन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। और या गाइस ये तो 2000, ठीक है ठीक है। देन सेकेंड वन, दिस इज who among the following Indian writer created a local? So that is R.K. Narayan and Malgudi. And then third number का गाइस जो क्वेश्चन है, following is not a formalist critique. Who among the following is not a formalist critique? तो इसका जो आंसर है that is guys Stanley Fish. फोर्थ नंबर, यस, प्लीज नंबर पड़ा हुआ है क्वेश्चंस में, या द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज। स्पेंसरियन सोनेट की कौन सी राइमिंग स्कीम है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हरी अप करके कर दीजिए जल्दी जल्दी। स्पेंसरियन सोनेट कंटेन्स राइमिंग स्कीम, कौन सी वाली राइमिंग स्कीम आपको मिलती है?
इसका आंसर है गाइज कि जो स्पेंसरियन है, सो यू कैन सी ये वाली आपको ए बी सी डी ई एफ जी जी। नो गाइज, ये वाला जो है ये शेक्सपियर का है, ये शेक्सपियर है। ए बी ए सी डी सी ये गाइज किसी का मुझे नहीं लग रहा है। ए बी बी ए सी डी ई ये पेट्रार्क का है, पेट्रार्क। एंड दिस वन ए बी सी सी डी ई ये है आपका स्पेंसरियन सोनेट पैटर्न। क्लियर? स्पेंसरियन, शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्कन। ठीक है, ऑल द थ्री पैटर्न, ऑल द थ्री पैटर्न। बहुत इजी क्वेश्चन है बट ठीक है क्वेश्चन। Who among the following Marlovian character is consumed by greed? कौन सा ऐसा मार्लोव का कैरेक्टर है that is consumed by greed? बारबस, टम्बलेन, डॉक्टर फॉस्टस और मेफिस्टोफेल्स। करेक्ट वन आंसर। सो इसका देखिए गाइस, जो राइट आंसर है कंज्यूम्ड बाई ग्रीड। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको, जिसमें सबसे ज्यादा आपको ग्रीड देखने को मिलेगी? एंड इसका जो राइट आंसर है गाइस दैट इज बारबस। ये गाइस कैरेक्टर कहां पर है? ज्यू ऑफ माल्टा, ज्यू ऑफ माल्टा। एंड यू नो द कैरेक्टर ऑफ बारबस दैट बिकम पैटर्न फॉर शेक्सपियरियन कैरेक्टर नेम्ड साइलॉग। Shylock guys, he become the pattern for, you know guys, writing about Shylock. विलियम शेक्सपियर ने बारबस कैरेक्टर से ही शाइलॉक के कैरेक्टर को डिराइव्ड किया था। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। द प्लान ऑफ अर्थरेरियन स्टोरीज हैज इन्फ्लुएंस्ड द कंपोजिशन ऑफ टेनिशंस, इन मेमोरियम, आइडल्स, मॉड, लक्सले हॉल। ऑल स्टूडेंट्स गाइज, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक द सेशन एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, अगर आपका मन करता है तो प्लीज। द राइट आंसर इज गाइज, इज इट इन मेमोरियम? देन माई आंसर इज नो। इज इट आइडियल्स? यस, माई आंसर इज यस। इज इट मॉड? माई आंसर इज नो। इज इट लक्सले हॉल? सो देन माई आंसर इज नो। Correct answer for the question, for this particular answer, which one is the right one? It's Idols guys, Idols of the King. There is a work by Alfred Lord Tennyson. ये वाला वर्क कब आया था guys? 1850। On the same year विलियम वर्ड्सवर्थ ही ब्रीथ्ड लास्ट। इसी साल इनकी डेथ हुई थी, याद है? On the same year. नेक्स्ट वन, हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और ये है गाइज मैच करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लीज मैच इट, और ये मैच करने वाला है इसीलिए थोड़ा इसे छोटा किए दे रहा हूं मैं, ताकि कंप्लीटली आपको क्वेश्चन दिखे, है ना? यस, सो मैच, या ऑप्शन बताइए फटाफट। पैट्रिक वाइट, नैडिन गॉर्डिमर, मार्गरेट एटवुड, केरी हल्म। ये मैच करना है आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन यूजीसी में सबसे ज्यादा आते हैं। करेक्ट वन मैचिंग। देखिए गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट मैचिंग होगी। तो मैं इसकी राइट मैचिंग की अगर मैं बात करूं, तो देखिए पैट्रिक वाइट, पैट्रिक वाइट का कौन सा कहां से है? सो अगर हम देखें गाइज, तो पैट्रिक वाइट ऑस्ट्रेलिया से है ना। 1 को 3 से मैच कीजिए। नैडिन गॉर्डिमर की अगर आप बात करेंगे, सो नैडिन गॉर्डिमर की अगर मैं बात करूं, सो मुझे लगता है ये साउथ अफ्रीका से है। मार्गरेट एटवुड की अगर आप बात करें, सो मार्गरेट एटवुड कनाडा से है। केरी हल्म न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही मैचिंग हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यू नो, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन nationality of these writers. This is not the first time, multiple time guys आपके questions थे एग्जाम में, है ना? सोनम जी, क्लास कब स्टार्ट हुई? रोहित मिश्रा, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड क्लास वाज स्टार्टेड एट 5 PM। नेक्स्ट वन देखिएगा प्लीज। शेक्सपियरियन सोनेट हैज द फॉलोइंग राइम स्कीम। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था
AB, BC, BC, CD, CD, EE. It means the right one answer guys ये वाला है आपके लिए, है ना? Yes, it should be the right one answer. इसीलिए मैंने बता दिया बिना किसी ब्रेक के, है ना? शेक्सपियरियन सोनेट AB, BC, BC, CD, CD, EE. अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी EE है, बट AB, BA, CD, CD, EE. ओह प्लीज गाइज वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें तो सेम सेम लग रहा है ना, ABBA, CD, CD, ये है नहीं। ये वाला गाइज यहां पर थोड़ा सा गैप लग रहा है ओनली। AB, ये वाला भी नहीं है गाइज। ABBA, ये वाला भी नहीं है। सो द राइट वन आंसर यही वाला राइट आंसर है ना? क्योंकि ABBA नहीं है, AB है। प्लीज डू रिमेंबर, मिस्टेक हो जाती है कई बार। बी राइट आंसर है। मुझे लगा, आई वॉज थिंकिंग कि ये भी सेम मैच कर रहा है, करेक्ट, और ये भी मैच कर रहा है, बट नो, दीज आर नॉट। दिस इज द ओनली आंसर। सेकेंड शुड बी द राइट वन। द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोइट्री our race as time goes on will find an ever surer and surer stay. This claim for poetry is made in where it was made. ये जो क्लेम है ये कहां पर किया गया है, and who claimed it. राइट वन आंसर हरी अप करके जल्दी से गाइज। 9th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना? थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। 9th का जो राइट आंसर है आपके लिए दैट इज Arnold guys, Matthew Arnold. The right answer is Matthew Arnold, the study of poetry. Matthew Arnold, the study of poetry. This is the right one answer guys. Which of the following is not about a dystopia? कौन सा जो वर्क है इनमें से which of the following is not about dystopia? George Orwell or Aldous Huxley's, विलियम गोल्डिंग, R.M. बैलेंटाइन गाइस। कौन सा डिस्टोपिया के बारे में नहीं है? 10th नंबर का क्वेश्चन, हरी अप। या इसका देखिए जो राइट आंसर है गाइस, तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए कि ये वाला जो राइट आंसर है इनमें से देखिए, दिस इज ऑल्सो यूटोपियन, दिस अ डिस्टोपियन वर्क, दिस इज ऑल्सो डिस्टोपियन, दिस इज ऑल्सो, लेकिन ये वाला नहीं है, R.M. बैलेंटाइन, एंड दैट्स व्हाई ये वाला आंसर करेक्ट है और बाकी सभी जो आंसर हैं वो इनकरेक्ट हो गए, बिकॉज नॉट डिस्टोपिया, है ना, नॉट अ डिस्टोपियन वर्क। सो R.M. बैलेंटाइन्स द कोरल आइलैंड, R.M. बैलेंटाइन्स द कोरल आइलैंड। Who among the following is not associated with the translation of Bible? Who among the following is not associated with the translation of the Bible? Miles Coverdell, William Tyndale, John Wycliffe, Thomas Brown. कौन है इनमें से जो बाइबल के ट्रांसलेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है? Do you know anyone of you? नो इट्स नॉट डिस्टोपिया नहीं पूछा, नॉट अ डिस्टोपियन पूछा हुआ है ना? यही बात आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है भाई, लगने से कुछ नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल? देखिए सभी बाइबल के ट्रांसलेशन से ये एसोसिएटेड है, बट थॉमस ब्राउन नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, दैट इज थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन का गाइस फेमस वर्क है अर्न बरियल, URN and BURIL, burial, अर्न बरियल, that is the right answer. Arrange the following stages in a sequence in which all Shakespearean tragedies are structured. Arrange the following stages in a sequence in which all tragedies are structured. Denouement, conflict, exposition and climax. क्लाइमेक्स के बाद गई जो ये कोड है, ये कोड आपका नीचे होना चाहिए था। These are the code. मैच कर लीजिए, देख लीजिए प्लीज। एंड आई थिंक यहां पर कोड पे
यू नो गाइज, सीक्वेंस की बात की गई कि कौन सा किस सीक्वेंस में आएगा। लेट्स सी कौन कौन आंसर चूज करने वाला है राइट वाला। द राइट वन आंसर इसके लिए जो है वो ये वाला है गाइज। सबसे पहले एक्सपोजिशन होगा, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना। सो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। देन थर्ड पोजीशन की अगर मैं गाइज बात करूं तो थर्ड पोजीशन आपका आएगा क्लाइमैक्स, एंड देन फोर्थ आएगा डिनोमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। दिस इज द राइट सीक्वेंस, ए द राइट वन आंसर। बहुत सारे लोगों का गलत हो सकता है, बट प्लीज अपना करेक्ट कीजिएगा। द कर्टल सोनेट, इसे किसने क्वाइन किया था? सो कर्टल सोनेट मिल्टन, ब्लेक, मैनली और अर्नोल्ड। देखिए इसका बहुत सीधा सा आंसर है, नो नीड टू गो एनीवेयर। पता है क्यों 2011 में लोग जल्दी क्वालिफाई हो जाते थे? दिस इज द रीजन गाइज, द क्वेश्चन लाइक दिस। और आज के टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन बड़े भयानक है और बड़े खतरनाक है। बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आजकल के क्वेश्चन। ओके, सो देखिए इनमें से जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, कर्टल सोनेट। सो इसमें से जो राइट आंसर है जी.एम. हॉपकिंस है, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। जेराल्ड मैनली हॉपकिंस राइट आंसर है। The author of the pamphlet Short View of Immorality and Profaneness of English Stage। देखिए यहां से आप कुछ लर्न करें ना करें, बट एटलीस्ट रिमेंबर द नेम। गॉट इट? प्लीज डू रिमेंबर द नेम एटलीस्ट कि ये कौन है। आपको आंसर देखिए 1698, और आपको पता है ना इसके 100 ईयर बाद, जस्ट एड 100 मोर ईयर, 1798 लिरिकल बैलेड है ना। तो ड्रामाज की धज्जियां उड़ाना 100 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। किसने? यस, आपके बहुत ही बढ़िया जर्मी कॉलियर भाई साहब ने। जर्मी कॉलियर 14 राइट आंसर इज जर्मी कॉलियर, है ना। इस तरह के भयानक भयानक क्वेश्चन आते थे, है ना। और अब आज के क्वेश्चन जो आते हैं तो सर के बल खड़े हो जाओ, इसके बाद आंसर करो। Identify a play in the following list that is not written by Oscar Wilde। यह क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी है और फटाफट से आंसर कर दीजिए। ऑस्कर वाइल्ड ने किसको नहीं लिखा था? हरी अप ऑल ऑफ यू। करेक्ट वन आंसर आपके लिए लिखने की जरूरत है, जल्दी से। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, आइडेंटिफाई ए प्ले इन द फॉलोइंग लिस्ट, जिसको नहीं लिखा है तो ऑस्कर वाइल्ड ने किसे नहीं लिखा है? तो ऑस्कर वाइल्ड ने सेंट्स एंड सिनर नाम का कोई वर्क नहीं लिखा। अ वुमेन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड आइडियल हस्बैंड, ये सारे लिखे हैं, बट सी इसको नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन पर, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब चार्ल्स डिकेंस के वर्क का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाए। तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ही लिया है, तो अब आप लोग सभी लोग बताइए, रेडी हो जाइए और फटाफट बताना शुरू कर दीजिए। चलिए, चार्ल्स डिकेंस के वर्क का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत कम पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं राइट ऑर्डर क्या है। देखिए जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ये वाला वर्क गाइस कब आया था? तो मुझे लगता है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन आया था कब आया था ग्रेट एक्सपेक्टेशन? तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू मी 61 और 63। ग्रेट एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि 1861 के टाइम पीरियड में है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूं। इसके बाद देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशन 61 है ना, 1861, यस। हार्ड टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो हार्ड टाइम 1854 में आया था, 1854 में आया था। ब्लीक हाउस की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लीक हाउस है आपका,
ये आया था गाइज 53 में और टेल ऑफ टू सिटीज 59 में। सो 1853 और 1859 मेरे पास इसकी आंसर की है पूरी की पूरी, मैं रखता हूं। और ये मैंने ही पेपर बनाए थे गाइज। सो ये देखिए राइट। अब इसमें से मैच कर लीजिए, पहले 3 नंबर आएगा, 3 नंबर यहां पर है, राइट आंसर यही है ना? यस, द राइट वन आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 3 नंबर यहीं पर है तो इसीलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, टॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो टॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इसको किसने इन्फ्लुएंस किया था? सेनेका और टर्टुलियन, वर्जिल, प्लॉटस। द राइट वन आंसर, हरी अप। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सेनेका। क्यों? क्योंकि ये सेनेका की स्पेनिश ट्रेजेडी इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी। You all are familiar that revenge tragedy pattern, it came from Seneca. Okay? Yes. The Roman playwright Seneca. Seneca से ही आया था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर वही बनेगा ना? No issue, not at all. In its final published version, Eliot's Wasteland contains total कितनी लाइन है Wasteland में? ये आपको बताने की जरूरत है। 18 guys, 18 क्वेश्चन नंबर। यस, इसका जो सही आंसर है बिल्कुल, तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं इसका जो राइट आंसर है वो है 433, है ना? यही बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट केम इन द ईयर 1922. ओके, केम इन द ईयर 1922 and 433 lines are there. How many lines are there? 433. Jean Rye's Wild Sargasso Sea is set in the Congo region, the Niger Delta, the Caribbean, the African Savanna. The right one answer please. देखिए जो जीन राइस का एक वर्क है वाइल्ड सरगासो सी, ये गाइस 1 लिखा हुआ है। बाय द वे ये 19 है क्वेश्चन नंबर, है ना? पिछला 18 था, सो ये वाला 19 हो गया। राइट आंसर कीजिए जल्दी से, हरी अप। कमेंट बॉक्स में बड़े कम लोग एक्टिव दिख रहे हैं मुझे। द राइट वन आंसर इज गाइज कैरिबियन। ये इसका राइट आंसर है, कैरिबियन वाला। यस, कैरिबियन, सेट इन कैरिबियन एरिया गाइज, यू नो। या नेक्स्ट वन देखिए, हैमलेट लाइंग वुंडेड सेज टू हिज फ्रेंड होरेशियो आई एम डेड। ये किसका एग्जाम्पल है गाइज? ये मैं पूछ चुका हूं आपसे, है ना? प्रोलैप्सिस और पन क्या है गाइज? हैमलेट लाइंग वुंडेड एंड सेज टू हिज फ्रेंड आई एम डेड। तो इसका क्या मतलब है? इसका डायरेक्टली मतलब है कि हैमलेट अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है, बट स्टिल ही इज सेइंग आई एम डेड, है ना? तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है आपके लिए कौन सा वाला? सी ऑप्शन, प्रोलैप्सिस। द डिवाइस हैज बीन यूज्ड इज प्रोलैप्सिस। ओके, यस, प्रोलैप्सिस इज द राइट वन आंसर। कि जब कोई ऐसे कहता है, देखिए वो वुंडेड है, फैटली वुंडेड, बट नॉट डेड येट, बट ही सेड आई एम डेड। ओके, द कासिल ऑफ ओट्रेंटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑफ गोथिक फिक्शन, इजंट इट? इट्स ऑफ गॉथिक फिक्शन, करेक्ट है ना? इट्स ऑफ गॉथिक फिक्शन, बिल्कुल इसको सभी लोग जानते हैं। द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, a long poem depicting the late Victorian sense of gloom and despondency. The work by 22 Arnold, Browning, James Thompson, and you can see John Davidson. 22. The City of Dreadful Nights. Correct answer. The City of Dreadful Nights. करेक्ट? नहीं पता था? चलिए कोई नहीं, अगर नहीं करेक्ट पता था तो पता कर लीजिए और फटाफट
बताते चलिए कि यस यही वाला राइट आंसर है ना। डेफिनेटली राइट आंसर। आपको तो पता ही पता होगा, बिना आपके कैसे काम चलेगा, है ना। ओके, सो द राइट वन आंसर गाइज, मैं आपको फटाफट बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है, मैं आपका वीडियो देख लूं, है ना। द राइट वन आंसर इज गाइज जेम्स थॉम्सन, है ना। यस, इनका ये वर्क है जेम्स थॉम्सन का, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स। किसका वर्क है? द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स। ब्राउनिंग का तो मुझे नहीं लग रहा है। द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स, बी ऑप्शन किया है। चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद मुझे आप बताइएगा, मे बी मैं गलत हो सकता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय वीएस नायपॉल इज सेट इन अफ्रीका? वीएस नायपॉल का कौन सा वर्क है जो अफ्रीका में सेटिंग है एंड कैरीज इकोज ऑफ जोसेफ कॉनराड? द मिस्टिक मैश्योर, अ बेंड इन द रिवर, हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, द मिमिक मैन। ओके, इसका जो राइट आंसर है गाइस 23। सो 23 का राइट आंसर है आपके लिए बी ऑप्शन सही है, अ बेंड इन द रिवर। अ बेंड इन द रिवर, दिस इज द राइट वन आंसर। करेक्ट आंसर, अ बेंड इन द रिवर। द रेप ऑफ द लॉग बेलिंडा लैप डॉग इज नेम्ड। ये मैंने आपको कई बार पढ़ा भी दिया है कि बेलिंडा के लैप डॉग का क्या नाम है। भाई यहां पर कुत्तों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। हम लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इधर डॉग। सो गाइज राइट आंसर है शॉक, नाम है इसका, है ना, SHOCK। बेचारे को शॉक लग गया होगा, क्या करे। शॉक इज द नेम ऑफ द डॉग। डॉग का नेम क्या है? शॉक इज द नेम, है ना। यस, नेक्स्ट वन है 25। यू कांट डू बोथ इज अ नॉवेल बाय। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 25th नंबर, यू कांट डू बोथ। अब डायरेक्टली जब टाइटल पूछ लिया जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? इसका जो आंसर है गाइज यू कांट डू बोथ का क्या है? 25। हरी अप। 25 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है डोरिस, सॉरी, किंग्सले एमिस। लकी जिम वाले, है ना, किंग्सले एमिस। अच्छा, यू कान डू बोथ, मैं गलत बोल रहा हूं क्या गाइस? ऐसा तो नहीं है, गड़बड़ हो गया क्या मेरा? किंग्सले एमिस का ही तो है गाइज, मुझे चेक करना पड़ा। आई वॉज थिंकिंग गलत तो नहीं बोल दिया। यस, द राइट आंसर इज किंग्सले एमिस। यस, यही राइट आंसर है। बहुत सारे लोग डोरिश में लेसिंग बोल रहे हैं ना। नो, इट्स किंग्सले एमिस। दिस इज द राइट वन आंसर, है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन पर। द कैरेक्टर नाथन जुकरमन इज एसोसिएटेड द फिक्शन ऑफ। ये गाइस नाथन जुकरमन, दिस कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद नॉर्मन मेलर, सॉल बेलो, फिलिप रॉथ, बर्नार्ड मालमट। द राइट वन आंसर, करेक्ट वाला प्लीज जल्दी से। देखिए द राइट वन आंसर इज बाय द वे फिलिप रॉथ। द कैरेक्टर नाथन जुकरमन इज एसोसिएटेड विद फिलिप रॉथ। सही है ना? यस, सी शुड बी द राइट वन आंसर। देखिए जब आप यहां पर मेरी बात आप मानिएगा कि जब ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लगभग, जैसे अगर 2010 से लेकर के अगर आपने 2021 तक के पेपर सॉल्व कर लिए तो एटलीस्ट मैं रफली अगर काउंट करूं तो कितने क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बता दूं। तो रफली अगर मैं काउंट करूं तो ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि मैं 100 क्वेश्चन हर ईयर के अगर मैं जोड़ दूं
तो आपको 1100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। और इतने क्वेश्चन काफी हैं आपके लिए। बाय द वे ये 1100 नहीं होते हैं, होते कितने हैं, 11 नहीं 2200 गाइस, क्योंकि 2 मीटिंग में होता है ना पेपर। सो 2200 क्वेश्चंस। अब आप बताइए कि लगभग 2200 क्वेश्चन कितने होते हैं। इट मीन्स अ ह्यूज नॉलेज, आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। तो ये जरूर सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ ही, और बाकी जो ना मैं करवाऊं वो आप कर लीजिएगा। प्लेटो सेंसर्ड पोइट्री बिकॉज ही बिलीव्ड इट एलिमिनेट्स द ईगो, प्रमोट्स सेंसुअलिटी, डिस्टॉर्ट्स रियलिटी, क्रिपल्स द इमेजिनेशन। करेक्ट आंसर। एंड दो इसका पीडीएफ आप देंगे कि बुक लेने की जरूरत नहीं फिर सर। देखिए बुक जरूर ले लिया करिए, बुक बहुत हेल्प करती है ना। बुक की जो हेल्प है वो बहुत बड़ी हेल्प होती है, ये मानिए आप। बुक की हेल्प को कोई नहीं नकार सकता, नो वन कैन। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है 27 का, वो है आपके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रमोट्स सेंसुअलिटी, है ना। यस, promotes sensuality, that's why poet should be banished from an ideal state। तब से क्वेश्चन ये आज तक ऐसे ही चला आ रहा है। Which of the following Tennyson poem is dramatic monologue? कौन सी पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग है? मैं आपको बताऊं ये ऐसा ही एक अभी सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, रिसेंट के एग्जाम में, कि कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सही कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सही कर पाते हैं। और आया किस एग्जाम था, किस एग्जाम में था, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें से जो राइट आंसर है, फॉलोइंग पोएम्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए इनमें से जो तेतनस गाइस वर्क है, दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ब्राउनिंग है, उन्हें हम लोग मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना, बिल्कुल। और टेनिसन गाइज ये रिप्रेजेंटेटिव थे विक्टोरियन एरा के, वो आपको पता ही होगा। द कैरेक्टर जिवानी फीचर इन वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। किस वर्क में आपको एक कैरेक्टर जिवानी नाम का नजर आता है? देख लीजिए प्लीज। ये थोड़ा क्वेश्चन भयानक टाइप लग रहा होगा, है ना, थोड़ा सा भयानक। अगर आपके पास वाईसीटी है ना, यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, ये मान लीजिएगा। द कैरेक्टर जिवानी फीचर इन वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। किस टेक्स्ट में दोस्तों आपको नजर आने वाले हैं, बता दीजिएगा। जॉन क्लीलैंड्स, फैनी हिल, मेमोयर्स ऑफ अ वुमेन प्लेजर एंड ऑल। चलिए आप लोग बताइए, मैं नहीं बताने वाला। राइट आंसर गाइस इसके लिए 29 का जो है वो है जॉन फोर्ड्स इट्स पिटी सी इज अ वॉर। इस वर्क में आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम है जिवानी, है ना। यस, आ जाइए नेक्स्ट वन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम फीचर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? या कौन सी गाइस पोएम है? बहुत ही बढ़िया पोएम है, लेकिन वो और बहुत ही अच्छी पोएम, वेल नोन पोएम। थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। क्वेश्चन पूरा पूरा आपको दिखना चाहिए। करेक्ट वन आंसर। ओह, देखिए इसका जो राइट वन आंसर है, जो राइट आंसर आपको मिलने वाला है, आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर है टिंटर्न एबी। इसी में इन्होंने कहा द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। इसका राइट आंसर है डी, टिंटर्न एबी। नेक्स्ट वन देखिएगा। मॉली ब्लूम इज अ कैरेक्टर इन जेम्स जॉयसेस। मॉली ब्लूम is a character in James Joyce's।
किस वर्क में मॉली ब्लूम नाम की कैरेक्टर है? बताते चलिए फटाफट। मॉली ब्लूम इज द नेम ऑफ कैरेक्टर इन। देखिए राइट आंसर की अगर आप बात करें, सो द राइट वन आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन इज यूलिसिस, है ना? मॉली ब्लूम, है ना? यस, मॉली ब्लूम इज द कैरेक्टर इन यूलिसिस। ये सारे वर्क जेम्स जॉयस के हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, डबलिनर्स, एग्जाइल्स, ये सारे जो वर्क हैं इज ऑल द वर्क बाय जेम्स जॉयस। यूलिसिस की बात करें अगर, तो यूलिसिस जो है ये आया था 1922 में, यूलिसिस, ठीक है? या यूलिसिस। योगिता प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, और आप मुझे मैसेज कर सकती या फिर आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर सकती हैं आप क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्रॉम देयर यू कैन गेट ऑल अबाउट द कोर्स। बाय द वे, और बाकी मेरे पास कोई और ऐसा मीडियम नहीं है कि मैं आपसे डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कर पाऊं, है ना? आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पर मेरी क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको राजवीर लाइव कोड अप्लाई करना पड़ता है। ये कोड चल रहा है ना, राजवीर लाइव, यस। Eliot uses the term objective correlative in his essay. Objective correlative. किस वर्क में इन्होंने अपने टर्म को यूज किया था, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को? करेक्ट वाला आंसर कौन सा है प्लीज, माय लविंग क्यूटी स्टूडेंट्स? टेनिशन का जफर यूलिसिस है जो वो पोएम है, दैट इज अ पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। ये जो यूलिसिस है ये एक नॉवेल है, गॉट इट? और एक वर्क और भी लिखा किसी ने जिनका नाम है होमर। होमर ने लिखा ओडिसी, ओडिसी का मतलब भी यूलिसिस ही होता है। सो द राइट वन आंसर गाइज इसके लिए कौन सा होगा कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है तो वो कहां पर यूज किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है हैमलेट। Eliot uses the term objective correlative in his essay Hamlet. इसको कई बार ऐसे नाम दिया जाता है, Hamlet and his problems. Hamlet and his problems, है ना? Definitely. Hamlet and his problems. Next one question मैं आपको और भी शो करूंगा। सीमस हीनी, देखिए सीमस हीनी से जो मैंने 2010 पेपर भी करवाया है ना, 2010 पेपर गाइज ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। जून एंड दिसंबर मंथ वाला 2010 का हमने कंप्लीट कर लिया है। सीमस हीनी वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। तो कौन सा साल था गाइज? 5, 6, 7, 8। मैंने आपको कल 2-3 दिन पहले ही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था 2010। सो यस, 1995 ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। 1999 ही ट्रांसलेटेड बीवुल्फ इनटू मॉडर्न इंग्लिश। Modern English. He translated Beowulf into modern English. The pamphlet on the Irish condition and address to the Irish people was composed by W.B. Yeats, P.B. Shelley, Jonathan Swift, G.B. Shaw. On the Irish condition and address to the Irish people. So it was composed by whom? सर ब्लर है इसकी, नहीं ऐसा तो नहीं है। स्क्रीन गाइस ब्लर है, आई डोंट थिंक सो कि स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ओके, लेट मी चेक।
स्क्रीन तो ओके ही होगी क्योंकि मैंने तो, आप क्वालिटी सही कर लीजिए ना अपनी स्क्रीन की, कहां ब्लर है, सही तो दिख रहा है, नो इशू है ना। ओके, सो द राइट वन आंसर, चलिए आ जाइए राइट वन आंसर के लिए। 34 का राइट वन आंसर कौन सा है? 34 के लिए करेक्ट आंसर है बी। ओह, इज इट सो? नहीं नहीं गाइज, द पैम्पलेट ऑन द आयरिस कंडीशन एंड एड्रेस टू द आयरिस पीपल। सो 34 का प्लीज 1 मिनट के लिए मुझे चेक कर लेने दीजिए। यस, द राइट वन आंसर इज गाइज बी, बी ऑप्शन सही है, पीबी शैली। लग नहीं रहा होगा कि पीबी शैली ने लिखा है, बट यस, पीबी शैली रोट एन एड्रेस टू द आयरिस पीपल। ओके, यस, एन एड्रेस टू द आयरिस पीपल। देखिए सबको, मुझे भी इवन लग रहा था, आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि देखिए जोनाथन स्विफ्ट ने एक वर्क लिखा था मॉडेस्ट प्रपोजल। देखिए जो एग्जामिनर है वो आपके माइंडसेट, हमारे माइंडसेट को पढ़ के क्वेश्चन बनाता है, isn't it? मॉडेस्ट प्रपोजल, देयर इज अ वर्क बाय जोनाथन स्विफ्ट, ये आयरिश पीपल के लिए ही लिखा गया है ना। और आपको ये बात तो पता ही है कि ये दोनों लोग, जीबी शॉ एंड डब्ल्यू.बी. येट्स, ये दोनों भी आयरिश हैं, एंड दैट्स व्हाई देखिए पीबी शैली जो है, तो पीबी शैली को यहां पर रेफर किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, यस, क्योंकि आप खुद देखिए कि इस पर कोई शक ही नहीं कर सकता, और यहीं पर आप लोग गलत कर देंगे। पैम्पलेट ऑन आयरिस कंडीशन, ये है पीबी शैली, ठीक है, पीबी शैली राइट आंसर है। दिस इज व्हाट द वे इज, साइकोलॉजिकली हमें कंफ्यूज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजी? वाह, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। 35 नंबर का क्वेश्चन गाइज। करेक्ट वन आंसर प्लीज। अगर आपने राइट आंसर कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपने राइट आंसर नहीं किया तो गड़बड़ नहीं, महागड़बड़ हो जाएगी। चलिए हम लोग राइट आंसर की तलाश कर ही लेते हैं, कौन सा राइट आंसर है। देखिए राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, सो इनमें से हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो वर्क है कौन सा कब पब्लिश्ड हुआ था। किम की अगर मैं बात करूं तो ये आया था 1901 में। सन्स एंड लवर्स की अगर मैं बात करूं सो 1913 में। अगर मैं पैसेज टू इंडिया की बात करूं सो 1924 में आई थिंक। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड कब आया था गाइज? 19 कुछ है, 1932 में ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 1932। सो देखिए ये वाला राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठ जाता है ना, बिल्कुल करेक्ट, मैंने क्रोनोलॉजिकली सेट किया है। करेक्ट आंसर दिस इज किम, सन्स एंड लवर्स, पैसेज टू इंडिया, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। Now see verses on death of Dr. Swift. Verses on death of Dr. Swift. ये किसने लिखा? पोप, जॉनसन, गे और स्विफ्ट। 36 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया है गाइज। 36 इसका देखिए जो राइट आंसर है, कितने लोगों ने लिख दिया है एक बार देख तो लें। यस, नाम भी बड़े खतरनाक हैं। मोनी यादव, शिप्रा एंड विशाल, जफर, ज्योति वार्षणे, और कौन कौन है मेरे साथ? सोनम सिंह, रुचिका, मानवीर, रुब्बू खान, दीज ऑल आर द स्टूडेंट्स। वाह, अशोक कुमार। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज जोनाथन स्विफ्ट, खुद ही लिखा था स्विफ्ट ने। डेथ ऑफ, वर्सेस ऑन डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट, खुद ही लिख लिया। सही किया ना इन्होंने, जब कोई और ना लिखे तो खुद ही लिख डालो, ये भी करेक्ट बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके लिए, विडोवर्स हाउसेस वॉज रिटन बाई। विडोवर्स हाउसेस वॉज रिटन बाई।
सो विडोवर्स हाउसेस किसने लिखा था? ऑस्कर वाइल्ड, टी.एस. एलियट, जॉन गाल्सवर्दी, जी.बी. शॉ। लिखा किसने था? जल्दी से आंसर। विडोवर्स हाउस वॉज रिटन बाय 37। देखिए इसमें कुछ सोचना नहीं है, हमें डायरेक्टली हमें जी.बी. शॉ कर देना है ना, क्योंकि एक ही इंसान थे जिन्होंने लिखा था, जिनका नाम था जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। Next one, who among the following Marxist critic has reconsidered the classic problem of base and superstructure in relation to literature? चलिए जल्दी से फटाफट दम लगा करके, क्योंकि अगर आपने सही नहीं किया तो गड़बड़ है। देखिए यहां पर जो राइट आंसर आता है आपके लिए किस वाले क्वेश्चन का? इस वाले क्वेश्चन का 38 का। सो 38 इट शुड बी बी ऑप्शन, रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स गाइस, है ना? यस। बेस सुपर स्ट्रक्चर ये किसकी पहचान है? मार्क्सिस्ट थियरी की गाइस, है ना? और बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को एक बार रिकंसीडर करने वाला कौन था? सो ही वॉज रेमंड विलियम्स। जो आपका 2010 का एग्जाम हुआ था उसमें इनसे एक क्वेश्चन आया था, दैट वॉज कल्चरल मैटीरियलिज्म। कल्चरल मैटीरियलिज्म, ठीक है? यस, कल्चरल मैटीरियलिज्म, ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया बात है, आ जाइए। हेट्रोग्लोसिया refers to, हेट्रोग्लोसिया, हेट्रोग्लोसिया refers to, सो देखिए ये क्या है? द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट, द juxtaposition of multiple voices in text. What is heteroglosia? The comments on the margins of a text, the gloss or commentary related to text. 39, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, समझ लीजिए, है ना? यस। यहां पर देखिए जैसे ही हेट्रो आया ना, तो बस ये समझ लीजिए कि वहां पर मल्टीपल वॉइसेस की बात कर रहा है हेट्रोग्लोसिया। मल्टीपल वॉइसेस, करेक्ट आंसर कौन सा है? द राइट वन आंसर इज मल्टीपल वॉइसेस, ये वाला करेक्ट आंसर है। juxtaposition of multiple voices in a text। चलेगा? बहुत ही बढ़िया से चलेगा, अगर ना चले तो बताइएगा, चला दिया जाएगा, है ना? आइए नेक्स्ट वन पर देख लीजिए। अच्छा, हेट्रोग्लोसिया गाइस टर्म किसका है पता है आपको? आई थिंक इट्स बाय मिखाइल बाखतिन। इट्स बाय मिखाइल बाखतिन, है ना? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही, ठीक है? यस। ओके, आ जाइए नेक्स्ट वन पर। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, मार्गरेट ड्रैबल इज द ऑथर ऑफ मेमोयर्स ऑफ सर्वाइवर, द विच ऑफ Exmoor, the Service of Clouds, the Godless in Eden. Correct one. Margaret Drabble is the author of The Memoirs of a Survivor, The Witch of Exmoor, or Service of Clouds, The Godless in Eden. Right answer. Hurry up, please. So, देखिए जो 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होने वाला है बी, शुड बी द राइट आंसर, द विच ऑफ एक्समोर, ठीक है? मार्गरेट ड्रैबल, तो इन्होंने एक वर्क लिखा है द विच ऑफ एक्समोर, है ना? एक्समोर, डेफिनेटली यस। मैक फ्लेक्नो इज एन अटैक ऑन ड्राइडेंस लिटरेरी राइवल।
ये जो 41 नंबर का क्वेश्चन है, तो जॉन ड्राइडन के किस लिटरेरी राइवल पर के लिए ये मैक फ्लेक्नो वर्क लिखा गया था? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपके लिए वो है थॉमस सैडवेल। थॉमस सैडवेल के लिए जॉन ड्राइडन ने वर्क लिखा था एंड द नेम ऑफ द वर्क मैक फ्लेक्नो। इट्स अ काइंड ऑफ मॉक हेरोइक वर्क। गॉट इट? इसे हम लोग मॉक हेरोइक बोलते हैं। मॉक हेरोइक वर्क इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना? करेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, 18th सेंचुरी राइटर्स यूज्ड सटायर फ्रीक्वेंटली फॉर। किस लिए 18th सेंचुरी राइटर्स ने सटायर को यूज किया है? 18th सेंचुरी राइटर्स यूज्ड सटायर फ्रीक्वेंटली फॉर 42 गाइज। इसका राइट आंसर करते चलिए भाई फटाफट। So 18th century writers used satire frequently for doing what? 42. Okay, so the right one answer for this one question, अटैकिंग ह्यूमन वाइसेस एंड फॉलीज। क्योंकि देखिए इनकी सटायर का एक ही पर्पस था, ह्यूमन वाइसेस एंड फॉलीज पर अटैक करना, सो दैट क्या इंप्रूव किया जा सके? मोरल्स एंड मैनर्स ऑफ सोसाइटी। ऑफ सोसाइटी, मोरल्स एंड मैनर्स ऑफ सोसाइटी, है ना? चलिए, बायरन्स द विजन ऑफ जजमेंट। लॉर्ड बायरन ने एक वर्क लिखा है द विजन ऑफ जजमेंट, सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट। इट्स अ सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट। द विजन ऑफ जजमेंट, 43 नंबर का क्वेश्चन गाइस, हरी अप। देखिए अगर मैं 43 की बात करूं आपसे, तो 43 के लिए हम लोग एक ही राइट आंसर कह सकते हैं, वो है रॉबर्ट सदे। क्यों? क्योंकि जो रॉबर्ट सदे थे इन्होंने ही एक वर्क लिखा था अ विजन ऑफ जजमेंट। अ विजन ऑफ जजमेंट एंड अ विजन ऑफ जजमेंट में लॉर्ड बायरन पर इन्होंने अटैक किया था। देन लेटर ऑन लॉर्ड बायरन ही केम अप विद अ वर्क द विजन ऑफ जजमेंट। इनमें दोनों में अंतर बस एक ही है, ए का और यहां पर द का। ठीक है, ए एंड द, रिमेंबर प्लीज। यहां पर एक ही डिफरेंस है, अ विजन एंड द विजन, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अ विजन ऑफ जजमेंट एंड द विजन ऑफ जजमेंट, बस। रॉबर्ट सदे, यस। इट्स गाइड्स थॉमस पेन्स द राइट्स ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन, टॉम नहीं है, इट्स थॉमस पेन्स द राइट्स ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन 90, 91, 92, 93। करेक्ट आंसर जल्दी से करते चलिएगा, मैं साइड हूं आपके लिए ताकि आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही से देखें और आंसर भी करें। राइट वन आंसर इज 91, 1791। इट शुड बी द राइट आंसर। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके पहले एक वर्क आया था
विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमन, और वुमन के बाद मेन भी आ गया था, है ना। तो ऐसा चलता रहा, कोई वुमेन्स के लिए लिखता रहा है तो कोई मेंस के लिए लिखता रहा है। राइट आंसर है 1791, विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन। देयर इज अ वर्क बाय whom? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, है ना, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का एक वर्क है। Henry Morville's Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland was written in. Ode upon Cromwell's Return from Ireland. So when it was written, 47, 49, 50 or 48? Question number 45. कल भी गाइज नेक्स्ट डे भी आपकी 5 PM ही होगी क्लास। नेक्स्ट डे 5 PM ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। एंड मैं कल लूंगा आपके लिए दिसंबर वाला, है ना, ये जून वाला है, कल दिसंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। द राइट वन आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन इज The right one answer for this one question is guys, एंड्री मार्वल का कब आया था? 45। इसका आंसर है बी 49 में, है ना, 49 में, क्योंकि जो क्रॉमवेल गवर्नमेंट बनी थी, रिचार्ड क्रॉमवेल एंड ओलिवर क्रॉमवेल, वो 49 में ही बनी थी, है ना। 1649 राइट आंसर। और इसके बाद अब देखिएगा, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर इज अबाउट। राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर ये भाई सैमुअल टेलर कॉलरिज है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, a poem that appeared in the year 1798 on the very first publication of lyrical ballad, है ना। Yes, it was published in lyrical ballads. So the rhyme of ancient mariner is about what? Is about what? It's about 46. It's all about the guilt and expiation of the ancient mariner. This is the right answer. D should be the right answer. Okay? द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑफ द एंशिएंट मारिनर। क्यों? क्योंकि एक ही मैसेज है सैमुअल टेलर कॉलरिज के इस पोएम में कि हमें किसी भी जीव की हमें रक्षा करना है, हत्या नहीं करना, मारना नहीं है, सेव करना है, और इक्वल हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है हर एक जीव की, है ना। सो गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑफ एंशिएंट मारिनर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके लिए, टू डैफोडिल्स अ पोएम रिटन बाय। टू डैफोडिल्स, इट्स अ पोएम रिटन बाय whom? टू डैफोडिल्स। टू डैफोडिल्स, दिस इज अ पोएम बाय whom? Herrick, Wordsworth, Keats, Shelley, guys. The right one answer, है ना, रेडी है तो सभी लोग, तो आप आंसर दे ही लेते, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नो वरी, नो इशू एट ऑल। देखिए इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, वो है आपका बहुत ही इजी और बहुत ही सरल रॉबर्ट हेरिक, है ना। रॉबर्ट हेरिक शुड बी द राइट वन आंसर टू डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स पोयम वो वर्ड्सवर्थ की है। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है दैट इज डैफोडिल, है ना। यस, एंड टू डैफोडिल्स इट्स बाय रॉबर्ट हेरिक। बहुत सारे लोगों को शक हो रहा होगा, है ना। यस, रॉबर्ट हेरिक, राइट आंसर रॉबर्ट हेरिक। Which of the following novels reconstruct the historical event of Indian Mutiny? Guys, Indian Mutiny के बारे में कौन सा ऐसा वर्क है
जो हिस्टोरिकल इवेंट इसे बना देता है, मतलब एज अ मेमोरी और रिकॉल कराता है हमें। द ज्वेल इन द क्राउन, सीज ऑफ कृष्णपुर, द डे ऑफ स्कॉर्पियन, द टावर्स ऑफ साइलेंस, और यस यही ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसके लिए मैं आपको बता देता हूं गाइज, इसका आंसर है द सीज ऑफ कृष्णपुर। द सीज ऑफ कृष्णपुर बाई JGFERRALL, फेरल, JG फेरल। ओके, और ये आया था 1973 के टाइम पीरियड। इसमें आपको हिस्टोरिकल इवेंट इंडियन म्यूटनी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द राइट आंसर इज द सीज ऑफ कृष्णपुर, द सीज ऑफ कृष्णपुर गाइस, है ना। यस, इंग्लैंड माई इंग्लैंड इज अ पोएम बाई, सो इंग्लैंड माई इंग्लैंड इज अ पोएम बाई W.E. हेनली, हाउसमैन, स्टीवेंसन, रुडयार्ड किपलिंग। कौन है भाई ये इंग्लैंड माई इंग्लैंड? इंग्लैंड माई इंग्लैंड, दिस इज अ पोएम बाई। सो गाइज ये जो पोएम है, तो ये पोएम है आपके बहुत ही फेमस, बट बहुत ज्यादा नहीं, W.E. हेनली ने ये पोएम लिखा है। W.E. हेनली, इंग्लैंड माई इंग्लैंड। मैं आपको कुछ लाइन्स इसकी पढ़ देता हूं। इंग्लैंड माई इंग्लैंड, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स। वॉट हैव आई डन फॉर यू? इंग्लैंड माई इंग्लैंड, what is there I would not do? England my own. These are the lines. ये इसी पोएम की लाइन्स है जो आप याद रख सकते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं, और आपको ठीक लगेगा, बढ़िया भी लगेगा, है ना, इंटरेस्टिंग लगेगा। यस, द नेक्स्ट वन इज शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ। किस वर्क के पब्लिकेशन को लेकर के शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया था? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, मास्क ऑफ अनार्की। द राइट वन आंसर, देखिए किसी ने आंसर लिखा है ए, किसी ने बी, किसी ने बी, किसी ने ए। देखिए इसका जो सीधा सा और सही सरल सा राइट आंसर है, दैट इज नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। What is the right answer? ये आंसर है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ठीक है, यस, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इसका यही आंसर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनके फ्रेंड टॉमस हॉग, और इन्हें दोनों को निकाल दिया गया था। और अगर मुझे याद है थोड़ा बहुत ईयर, सो 1811 was the time period। 1811, दिस वॉज द टाइम पीरियड कि जब इन्हें ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल किया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था कि बेटा बाहर जाओ अब तुम, है ना। यस, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म गाइस, है ना। यस, टॉमस जेफरसन हॉग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके दोस्तों 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कौन सा वाला पेपर सॉल्व करवाया है। आपने देखा ही है कि मैंने 2011 के 50 क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट डे सेम टाइम 5 PM ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, मैं आपके लिए नेक्स्ट डे 5 PM फिर आऊंगा, है ना। तो मेरी क्लास फ्राइडे और सैटरडे इस पर अब इस समय शेड्यूल हो चुकी है। फ्राइडे और सैटरडे आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो जो इंटरेस्टेड हो, दोज हु कैन सब्सक्राइब, ये वाला गाइज मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया है 2011, है ना, जून पेपर सेकेंड, बाकी तो आप जानते ही हैं। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई क्लासेज ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। सो अगर आप चाहें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कीजिएगा, इंजॉय कर सकते हैं आप। और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दे दूं। लास्ट की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है
कि अगर आप चाहें तो आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और अगर आप न्यू दिल्ली में हैं, यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम न्यू दिल्ली, सो देन डेफिनेटली यू कैन विजिट अनअकैडमी स्टोर। The address of the store is 30B Pusa Road, Old Rajinder Nagar, near Metro Pillar 121। आपको अगर इसे विजिट करना है तो आपके लिए एक ही काम करना होगा, आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा। गूगल फॉर्म मेरे टेलीग्राम में अवेलेबल है और गूगल फॉर्म इस लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। सो देन यू कैन विजिट, और 2 डेट्स पर आप विजिट कर सकते हैं ओनली, 12th and 13th of the March, 12th and 13th of the March। और अनअकैडमी पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए है डेफिनेटली 13th ऑफ मार्च को 4 PM पेपर 1 बेस्ड आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो ये जो वेट एक देखिए, आपको इसके लिए करना क्या है कि जस्ट आपको अनअकैडमी विजिट करके इसमें रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। और ये देखिए आपके प्राइजेस हैं। इस टेस्ट के बाद आपको मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट होगा पहले लाइव होगा, लाइव आप अटेम्प्ट करेंगे, देन इसका एनालिसिस होगा पूरा का पूरा। लेटर ऑन गाइज आपके प्राइज का अनाउंसमेंट होगा, है ना। और डेफिनेटली इसे लाइव ही अटेम्प्ट करेंगे, पेपर 1 बेस्ड, ठीक है। यस, ओके, सो थैंक यू, बाय गाइज, टेक केयर। बाकी और भी कोई क्वेरी हो, और भी कोई बात हो, सो डेफिनेटली आप मुझसे कह सकते हैं, है ना। इज देयर एनी इशू, और कोई बात है अगर कुछ कहना हो सो आप डेफिनेटली कह सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू गाइज। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स ये बैकबोन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर डेफिनेटली आप सॉल्व कीजिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और कनेक्शन बना करके लर्न कीजिए। देन डू नॉट फॉरगेट टू एनालाइज कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देन डेफिनेटली UGC NET JRF is nothing for you. You can crack everything because आपके पास भी 2 आंखें हैं और 2 हाथ हैं। एक बार नहीं, आप 50 बार JRF और नेट हो सकते हैं। बस राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस, एवरीथिंग जो राइट होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। सो थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब किया है बट नोटिफिकेशन नहीं आता। ज्योति, आप पूरे सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, उसमें नोटिफिकेशन आएगा ऑल, तो ऑल वाले पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो देन डेफिनेटली आपके लिए रेडी है, ठीक है ना। चलिए, अब ये अनायत वानी, दिस इज ऑल्सो मॉक टेस्ट, वाई यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दिस वन। मॉक टेस्ट भी तो यहीं से बनेगा ना। ट्यून रहिए मेरे साथ, देन मॉक टेस्ट्स आर देयर, एंड इफ यू विश सो ज्वाइन देन पेड कोर्सेज, सो वहां पर भी मॉक टेस्ट है आपके लिए, ओके। यस, सो ओके, बाय एंड टेक केयर। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।